नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। दरअसल बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया था, लेकिन अब कल गुरुवार को यानी विस्तार होना है। हम आज बात करेंगे कल होने के बाद के घटनाक्रम पर कि आखिर विस्तार के बाद चुनौतियां क्या हैं। क्या सरकार की प्राथमिकताओं में भ्रष्टाचार रोकना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, जनता के काम करने की बात होगी, और इसके साथ साथ नए मंत्रियों का आचरण कैसा होगा, उनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा होगा, क्योंकि कल के मंथन से जो मंत्रिमंडल बनेगा उसी से लोग तय करेंगे कि इस मंत्रिमंडल से मैं अमृत है कि विष है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि वो विष का पान तो शिव ही करता है, कप्तान भी है, अच्छा बुरा उन्हीं के सर माथे आएगा। लेकिन हम इस पूरे मामले पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये मंत्रिमंडल शुद्ध रूप से बीजेपी का अभी नहीं है। अभी इसमें दो धाराएं हैं, जैसे गंगा और जमुना की होती है, एक नीले रंग की पानी का रंग होता है, एक हरा होता है। तो ये दिखेगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर रहेंगे 3 विशेष मेहमान। इस पूरे मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे धनंजय प्रताप सिंह होंगे, जयश्री पिंगले होंगी और संजय सोनी होंगे और जीके छिब्बर जी। तो इस पूरे मामले में हम जो अपने मेहमान होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की जो सियासत करते थे उसमें 12 मंत्री कम से कम कल शिवराज सरकार में होंगे। तो कांग्रेस का अपना एक अलग कल्चर है और बीजेपी की राजनीति करने का एक अलग चरित्र है। इन दोनों का समावेश कैसे होगा शिवराज सिंह की सरकार में, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब कांग्रेस से भाजपा में आए लोग मंत्री बनेंगे और उनकी संख्या 1-2 नहीं होगी बल्कि दर्जन भर से ऊपर होगी। और वो मंत्री किस तरह से बीजेपी के साथ कदम ताल करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर विस्तार से बात की जाएगी और ये बताया जाएगा कि आखिर ये मंत्रिमंडल किस तरह से काम करेगा, शिवराज सिंह की चौथी पारी के क्या हाल होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिर संगठन जो है वो क्या काम करेगा सरकार के साथ, और सरकार किस तरह से अपने मंत्रियों को काम कराने पर लगाएगी। टेलीफोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप जी। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र जी, धन्यवाद आपको। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। दूसरा ये कि कई दिनों की जो धमाल थी राजनीति में, जैसे उठापटक कहते हैं, वो कल उसका एक तरह से पहला चरण पूरा होगा। हमारा मानना यह है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि विस्तार होगा, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि विस्तार के बाद क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के कल्चर वाले, कांग्रेस की संस्कृति वाले 10 से 12 मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ वो कैसे कदम ताल करेंगे, वो काम करेंगे कि करप्शन के आरोपों से बचेंगे? आपकी राय, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी बात ये होगी कि मंत्रिमंडल जनता से संवाद करे, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करे और भ्रष्टाचार से बचे। आपकी राय? ठीक है आनंद जी। देखिए राघवेंद्र जी, ये जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है एक्चुअली में फीमेल संस्कृति का मेल होने जा रहा है, अपन कहेंगे तो चलेगा। कल तक के जो कांग्रेस के कल्चर में बड़े पले बढ़े लोग थे, ये भाजपा की संस्कृति में उनका कैसे मेल मिलाप होगा, कैसे ये भाजपा के कार्य संस्कृति में ढल पाएंगे, ये बड़ा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है राघवेंद्र जी की, ये देखिए अभी तक के जो जिन नेताओं को मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है, ये लोग व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी निष्ठा जो है राजघराने के साथ जुड़ी हुई है। अब ये भाजपा में किस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे, ये भी बड़ा कहना मुश्किल है। मेरा तो ये भी सवाल है कि मेरा तो ये भी कहना है राघवेंद्र जी, कल को छोटी छोटी बात की अगर कैबिनेट में कोई मामला हुआ या कुछ मंत्री के साथ व्यवहार हुआ तो वो मुख्यमंत्री से न शिकायत करके अपने नेता से शिकायत करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे इनके साथ समन्वय बनेगा, कैसे ये एक साथ कदम ताल करेंगे, कैसे ये प्रदेश के विकास में भागीदार बनेंगे, वो कैसे ये भाजपा की संस्कृति को अपनाएंगे, बड़ा मुश्किल है कह पाना राजनीति जी। आपने शुरू में कहा कि ये बेमेल एक तरह का समझौता है, विवाह है, जिसमें किस तरह से ये पूरी गाड़ी चलेगी, सरकार की जो गृहस्थी वो कैसे चलेगी, क्योंकि एक तो टायर ट्रैक्टर का हो गया है और एक टायर बन जाएगा साइकिल का। तो जो कम लोग हैं, आपने ठीक कहा। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन पर जयश्री पिंगले भी जुड़ गई है। जयश्री जी, ये ठीक वैसे ही मामला है कि एक क्लास के 2 हेडमास्टर हो गए, एक स्कूल को 2 हेडमास्टर है, बल्कि हम कहेंगे 3 है। एक तो ज्योतिराज सिंधिया, दूसरे
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सुहास भगत और तीसरे खुद मुख्यमंत्री। अब ये किस तरह से मंत्रिमंडल को नियंत्रित करेंगे और कैसे काम कराएंगे। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये एक तरह से गंगा और जमुना के पानी की तरह है, जिससे जमुना का पानी अलग है, अलग रंग का है, नीले रंग का, गंगा जी का पानी हरे रंग का है। तो ये दो धाराएं कल एक साथ होने जा रही है। आपको लगता है कि ये स्कूल के हेडमास्टर जब 2-3 हो गए तो ये मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो किस तरह से नियंत्रित होंगे, कैसे भ्रष्टाचार को काबू में करेंगे या काम करेंगे, आपकी राय? जी, आपने तो कहा 3 मास्टर्स हो गए हैं, उसके तो अब हम जानते ही इन चीजों के कि जब इतने सारे मास्टर्स होते हैं तो क्या क्या चीज और क्या किस तरह से मैच हो जाता है सारा मामला। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि एक और चीज है जो कि सुपर मास्टर है इनके पास, वो है सुप्रीम अथॉरिटी में, वो है कि आरएसएस। तो संघ का जो दखल है, संघ की जो भूमिका है फिलहाल के स्थितियों में, फिलहाल की सरकार में, शिवराज की चौथी पारी में। जैसे जी, आपकी इस बात में एक चीज जोड़ने की अनुमति चाहता हूं। 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती शपथ दे रही थी, तब संघ के लोगों को बड़ा उत्साह था और तब संघ ने एक टिप्पणी की थी, संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने, कि हम तो घर की उस विधवा महिला की तरह होते हैं, जब घर में कोई काम होता है तो हम सारे काम करते हैं, लेकिन जब घर में उत्सव होता है, शादी ब्याह होते हैं, तो हमको कमरे में कर दिया जाता है कि भाई आप कम से कम घर के बाहर ना निकले, क्योंकि उनका निकलना अशुभ माना जाता है। संघ जो है, सरकार बनाने तक तो संघ होता है, उसके बाद संघ की कोई नहीं सुनता। आपने कहा कि तीसरा उनका जो सुप्रीम हेडमास्टर है उसकी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये आगे का विषय है। लेकिन अब तो संघ के लोग भी विवादों में हैं, दागदार हो रहे हैं, तो कितनी उनकी गरिमा है इस पर किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन जो आपने बात की कि जो सुप्रीम हेडमास्टर है उसकी कितनी चलेगी, मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहूंगा। जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। जी जी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, मतलब इतने सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस की एक संस्कृति, एक उसकी जो उसका वर्किंग स्टाइल है वो पूरी तरह से अलग है। और बीजेपी जो है बहुत अनुशासित तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है कंपैरेटिवली कांग्रेस के। तो उस समय का और इनका जमीनी जो तौर तरीका है राजनीति करने का कांग्रेस का, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो इस तरह के लोग जब बीजेपी में शामिल होंगे और जब वो मंत्री बनेंगे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें फिर से जीतना है चुनाव, क्योंकि मंत्री बनना ही काफी नहीं है, उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको उन्हें फुलफिल करना है। उनकी आगे की राजनीति उस पर तय होगी। तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने आप को किस तरह से समाहित कर पाते हैं, उनका विश्वास हासिल कर पाते हैं और अपने चुनाव की बेहतरनी को पार लगा पाते हैं। बिल्कुल जशु जी, चुनाव लड़ना बड़ा महंगा सौदा होता है, पैसे खर्च होते हैं, पार्टियां अपने हिसाब से पैसा लगाती हैं, लेकिन उम्मीदवार को भी पैसा खर्च करना होता है। तो ये जो टाइम है चुनाव के पहले तक का, वो जो जिन मंत्रियों को इलेक्शन लड़ना है वो भी उसके लिए धन इकट्ठा करेंगे। धन संग्रह का जो काम होगा, जाहिर है कि वो ईमानदारी से और दान दक्षिणा से नहीं होगा, उसके लिए भी जो काम सरकार में करने पड़ते हैं उससे हम भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। तो ये जो आपने कहा कि धन इलेक्शन लड़ना है, कार्यकर्ताओं से तालमेल बैठाना, ये भी मंत्रियों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। इस पर आपकी राय कि वो करप्शन से कितना बच पाएंगे और चुनाव भी लड़ पाएंगे? जी, ऐसा है कि हाल फिलहाल की अपन लगातार जो राजनीति देख रहे हैं, तो उसमें तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि करप्शन के आरोपों से कोई मंत्री या कोई बच पाता है किसी तरह से। और मध्य प्रदेश की राजनीति में तो हमने देखा ही है कि लगातार मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के ठेके, इस तरह की ठेकेदारियां, बड़े बड़े कामों के आवंटन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत मुश्किल का सवाल है कि कोई बहुत ज्यादा एक आदर्श स्थितियों में हम चुनाव को देख पाएं, या ये वाला जो चुनाव है, जबकि मैं ये मान रही हूँ कि ये जो चुनाव इस तरह का किस्म का हो गया है कि बारिश के बाद जो होता है, एक बार होता है ना कि मैच दोनों बराबरी पे हो गए, अब 10 ओवर का मैच है भाई, 10 ओवर में तय होने वाला है कि किसकी जीत पक्की है। तो ये जो 10 ओवर है वो दोनों ही पार्टियों को बहुत पावरफुल तरीके से खेल रहे हैं। और उसमें 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों में उनको रन बनाने कम से कम 15। अगर 15 रन बन गए, क्योंकि 109 बीजेपी के हैं, और अगर हम 9 की संख्या और जोड़े, 7 और जोड़ दें, तो कम से कम 7 तो विधायक उनको जीतने चाहिए। तो 24 गेंदों में उनको 7 रन तो बनाने पड़ेंगे। 24 विधायक हैं, अगर 10 और 7 भी जीत गए तो सरकार तो बन जाएगी। लेकिन मैं लौटूंगा, सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके पास जशी जी की, बीजेपी के भीतर अब कल के बाद से एक नए किस्म का
असंतोष होगा वो ऐसा होगा कि जो हमने शुरुआत में कहा कि कई हेड मास्टर हैं। एक कहावत है कि जब रसोई में ज़्यादा रसोई हो जाते हैं तो खाना खराब हो जाता है। तो इस बार की जो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह का जो चौथा कार्यकाल है, उसमें उनकी कैबिनेट में रसोई बहुत है, हेड मास्टर बहुत है, पावर सेंटर बहुत है। वो काम को कल से कितना बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। संजय सोनी जी, दरअसल बीजेपी कितना कल से अपने आप को सरकार और संगठन के बीच में बेहतर काम कर पाएगी, मंत्री कैसे काम करेंगे, आपकी राय? देखिए, इस पे एक चीज बात है, आप बहुत वरिष्ठता से आपने वर्क किया है और मुझे मालूम है कि आपने संघ और संगठन बीजेपी को बहुत करीब से देखा है। अब ये जो माहौल बन रहा है ये खिचड़ी है। जो अभी संघ की बात जयश्री जी कह रही थी, आपने भी कही, तो संघ तो सुप्रीम अथॉरिटी है, मगर संघ उनके लिए सुप्रीम अथॉरिटी है जो भाजपा और संघ से जुड़े लोग हैं। अब तो इसमें जो सम्मिश्रण है कांग्रेस का, उस सम्मिश्रण में उनके कल्चर में संघ की अनुशासन, संघ की परिभाषा उनको नहीं आती है, वो उसको नहीं समझते हैं। और रही भ्रष्टाचार और चुनाव की बात, तो आप भी समझते हैं कि उनको चुनाव में जाना है तो वो मंत्री रहेंगे, तो वो तो काम तो करेंगे ही, खास तौर से भ्रष्टाचार पे भी केंद्रित होगा, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनके लोगों को पैसा कमाना है। तो अब सवाल ये आता है कि चुनाव कहाँ रह गया, लोकतंत्र कहाँ रह गया। एक बात, दूसरी इस बात में जोड़ना चाहूंगा कि आप सिंधिया जी जुड़ गए हैं, सिंधिया जी हैं, शिवराज जी हैं, नरोत्तम जी हैं और बहुत सारे नाम हैं। इन सबके अपने अपने गुट हैं, अपने अपने लोग हैं। उनको भी अब 30 से 35 तक की संख्या आ सकती है, तो 35 लोगों में इतना सबका सम्मिश्रण होना बड़ा मुश्किल का काम है, यानी आगे का भविष्य बड़ा खतरे का। आपने संघ की बात कही, तो संघ तो जो कांग्रेस के लोग आए बीजेपी में, उनके लिए तो संघ उनका सिंधिया है। वो कोई बात होगी तो जाहिर है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करेंगे बजाज संघ में जाने के। तो ये सवाल है जिनको हम ब्रेक के बाद चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हम लौट रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ।